हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी भूगोल, जो कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना है, तो सबसे पहले आपको बेस बनाना होगा एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ डालते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका सपना है कि हम अपने माँ बाप के सपना को पूर्ण करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही आसानी से बड़े बड़े टिपिकल वर्ड जो हैं उसको हम आसानी से समझने वाले हैं, और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को पूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप तो पढ़ने के लिए बैठते होंगे एनसीईआरटी कि हाँ, एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लायक हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। आप पढ़ने के लिए तो बैठते होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। तो बहुत ही आसानी से इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप अपने माँ बाप की सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के भूगोल चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सौरमंडल। क्या नाम है दोस्तों? सौरमंडल। अगर आपसे पूछ दे कि सौरमंडल होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों कुछ नहीं होता है। ये तारों का समूह होता है और सूरज के आसपास में जितने भी खगोलीय पिंड देखते हैं वो सभी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम सौरमंडल रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है आपको पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होती है? इसके बाद आता है अमावस्या। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा और एक आता है अमावस्या। ठीक है, पूर्णिमा क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्णिमा जो होता है वो चंद्रमा जब पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है, चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल दिखाई दे, क्या दिखाई दे? गोल दिखाई दे, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा, कि जब चंद्रमा नया दिखाई देता है यानी कि बिल्कुल दिखाई हल्का देता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, यानी नया चंद्रमा। नया चंद्रमा को क्या बोलते हैं? नया चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद खगोलीय पिंड क्या होता है। पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है दोस्तों? तो खगोलीय पिंड जो होता है वो जितने भी तारे आकाश में दिखाई देते हैं, ग्रह है, चंद्रमा है, तारा है, ये सभी खगोलीय पिंड में आते हैं। चाहे क्षुद्र ग्रह हो, चाहे उल्का हो या उल्का पिंड हो, वो सभी खगोलीय पिंड में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि आकाश में दिखने वाले तो जहाज भी होता है, लेकिन जहाज खगोलीय पिंड नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यह जो है मानव द्वारा बनाया गया है, और खगोलीय पिंड जो होता है वो नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक होता है, यानी बना बनाया खुद से होता है। ठीक है, और जहाज को अगर कहेंगे कि जहाज खगोलीय पिंड है तो ये नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने पूर्णिमा के बारे में, अमावस्या के बारे में और खगोलीय पिंड के बारे में जाने। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तारा के बारे में। तारा क्या होती है दोस्तों? तो आपको ये जानकारी मिला होगा, आपको बचपन में मिला होगा कि तारा क्या होता है। तो तारा जो होता है, तारा के पास अपना खुद का लाइट होता है ना, और यह किसी अन्य ग्रह को चक्कर नहीं लगाते हैं, ये खुद स्थिर रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। जैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य जो है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है। अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी के कितना नजदीक है, तो आपको ये जानकारी अवश्य होगी कि पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर सूरज और पृथ्वी का बीच का दूरी है। ठीक है, और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है जिसका खुद का अपना लाइट है। अगर आपसे पूछ दे कि सूर्य में कौन कौन से गैस होते हैं, तो सूर्य में जो गैस होता है वो हाइड्रोजन होता है।
ठीक है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो अधिक मात्रा में सूर्य के पास होते हैं, इसीलिए इतना हीट होता है। अगर आपसे पूछ दे कि सूर्य में कितना तापमान होता है, तो सूर्य में तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी इससे भी अधिक तापमान सूरज में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग जाने तारा के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो दोस्तों नक्षत्र मंडल जो होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, नक्षत्र मंडल, ये भी तारों का समूह होता है और जो कि उत्तर साइड में दिखाई देता है। उत्तर साइड में कौन सा तारा होता है? तो जिसे हम लोग कहते हैं सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा क्या होता है? तो इसमें 7 तारों का समूह होता है, जिसमें एक बीच में तारा होता है जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ध्रुव तारा क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि सप्तऋषि तारा में एक बीच का तारा जो होता है उसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। इसे हम लोग उर्सा मेजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर भी इस तारा को कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह होता है जिसे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। इसमें एक बीच में जो तारा दिखाई देता है जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, उस तारा को हम लोग उर्सा मेजर तारा भी कहते हैं। और ये दिखाई किधर देता है दोस्तों? तो ये दिखाई देता है हमें उत्तर साइड में। कौन साइड में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों प्राचीन समय में जितने भी व्यक्ति रहा करते होंगे वो सभी तारों के माध्यम से ही अपना समय को निर्धारण करते होंगे, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं था और हमें समय का पता होना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए तारों के माध्यम से हम लोग समय के पता करते होंगे, ठीक है। ये प्राचीन समय में, बहुत समय पहले, ठीक है। तो तारों के माध्यम से हम समय को पता कर लेते थे कि कौन सी तारा जो है वो किधर है, कौन सी दिशा में है, सूरज किधर उगती है और सूरज छिपती किधर है। तो ये हम लोग तारों के माध्यम से हम लोग देख लेते थे, ठीक है, समय को पता कर लेते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है? तो अभी हम लोग तारा के बारे में पढ़े। तारा का खुद का लाइट होता है और ग्रह जो होते हैं वो ग्रह में खुद का लाइट नहीं होता है। ग्रह में खुद का लाइट नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। और यह जो होता है ये तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। खुद का प्रकाश नहीं होता है और यह किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब दोस्तों ग्रह में हम लोग पढ़ेंगे कि सूरज के कितने ग्रह हैं, सूरज के चारों तरफ जो है चक्कर कितने ग्रह लगाते हैं। तो टोटल दोस्तों 9 ग्रह था, लेकिन अभी एक ग्रह को हटा दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 8 ग्रह को पढ़ते हैं। 8 ग्रह में सबसे पहला ग्रह जो होता है, सूरज की दूरी के अनुसार हम लिख रहे हैं कि सूरज से सबसे नज़दीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम सन का बनाते हैं तो सन से नज़दीक वाला ग्रह जो होता है वो बुध है। इसी तरह से फिर शुक्र है, पृथ्वी है, इस तरह से और आगे बढ़ते रहता है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध है। सबसे पहले हम लोग बुध के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला बुध है और सूरज के नज़दीक में है। तो अगर आपसे पूछ दे कि पूरे ब्रह्मांड में, मतलब अपना इससे सूरज के चारों तरफ जितने भी ग्रह घूमते हैं, इसमें कौन सा गर्म ग्रह सबसे अधिक होगा, तो सब आपको बताना होगा कि सबसे गर्म ग्रह जो होता है, आपको एक दिमाग में सवाल आएगा। क्या आएगा? कि जो सूरज के सबसे नज़दीक होगा वही गर्म होगा, क्योंकि सूरज के पास ज़्यादा हीट है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बताना होगा शुक्र गर्म ग्रह होता है। बुध क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि बुध के एक साइड में पड़ता है धूप, तेज धूप पड़ता है, और इसमें जितना धूप ज़्यादा पड़ता है उतने ही ज़्यादा रात में ठंडा हो जाता है। दिन में तो बहुत हीट हो जाता है लेकिन रात में बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए इसे गर्म ग्रह नहीं कहा गया है। ये सूरज के चारों तरफ जो एक बार परिक्रमा करता है वो कितने दिनों में करता है दोस्तों? तो 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। और सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? वो बुध ही है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर में शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि शुक्र ग्रह को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा, और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है, और इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा वाहन, ठीक है। और अगर आपसे पूछते कि इस 8 ग्रह में सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, तो वो शुक्र है, सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन है, गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र के बारे में जाने कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है, और इसे हम लोग भोर का तारा कहते हैं या सांझ का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा वाहन है। अगर आपसे पूछते कि गर्म होने का इसका क्या कारण है, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक है, शुक्र ग्रह पे CO2 की मात्रा अधिक है, इसीलिए ये ग्रह जो है वो गर्म है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और अपना ग्रह जो है जिस पर हम लोग निवास करते हैं पृथ्वी, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे, तीसरा नंबर पे वो है पृथ्वी। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पृथ्वी के बारे में यही बताना है आपको कि यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल स्थिति है, जीवन के लिए अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है रहने योग्य, अनुकूल स्थिति, रहने योग्य यहाँ पे स्थिति है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है जो कि 21% है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन मिलता है जो कि 78% है। वायुमंडल में, पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसें होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और क्या है, तो यहाँ पे जल है प्रचुर मात्रा में। तो जल अगर आपसे पूछ दे पृथ्वी पर टोटल भाग का जल कितना है, तो वो लगभग 71% है, ठीक है, 71%, यानी पृथ्वी का कुल 3/4 भाग, पृथ्वी का कुल 3/4 भाग जो है वो जल है। ये वाला भाग जल है और ये वाला भाग में हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल कितना है, 71% है, 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ये सब नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग नहीं रह पाते और यहाँ पे मानव जीवन का संभव नहीं हो पाता, ठीक है। अभी हम लोग जाने क्या पृथ्वी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बाद मंगल के बारे में, ठीक है। दोस्तों इसमें हम शॉर्ट जानकारी ले रहे हैं, जो हम लोग का 6ठा क्लास के बुक में जो लिखा हुआ है उससे हम एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस अगर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक पूरा बुक पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यही अध्ययन करेंगे जो हमें 6ठा क्लास में लिखा हुआ है, उससे हम लोग का एक्स्ट्रा नहीं जाना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मंगल के बारे में। चौथा नंबर मंगल के बारे में। दोस्तों मंगल के बारे में बता देना चाहता हूं कि इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। और इसका परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल है ना, परिक्रमण काल जो होता है वो पृथ्वी का समान है। लगभग पृथ्वी 365 दिन में, और ये लगभग 600 कुछ दिनों में ये चक्कर लगा लेती है, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर, पृथ्वी के समान बोल सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी के समान इनका परिक्रमण काल जो होता है वो पृथ्वी के समान है। अगर आपसे पूछ दे कि इसमें जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा की संख्या वो कितना है दोस्तों, तो वहां पे 2 चंद्रमा है। मंगल ग्रह पे चंद्रमा कितने दिखा देते हैं, तो 2 दिखा देते हैं, जिसका एक चंद्रमा का नाम, एक सेकेंड दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है,
जिसका नाम है ओलंपस पर्वत। ओलंपस पर्वत, ठीक है। ओलंपस पर्वत जो है वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो अभी हम लोग मंगल के बारे में इतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों इससे आगे जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए अभी अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, तो बुध के बारे में जाने, इसके बाद हम लोग शुक्र के बारे में जाने, इसके बाद हम लोग पृथ्वी के बारे में जाने, इसके बाद क्या जाने, मंगल के बारे में जाने। इन सभी ग्रह को क्या कहते हैं, तो इन सभी ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, एक सेकंड दोस्तों, आंतरिक ग्रह कहते हैं इसे, ठीक है। अब हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह यही सब है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद क्या है, मंगल है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि बृहस्पति ग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको बताना होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जो है, ये क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा मात्रा में गैसें पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पूछ दे कि यहाँ पे चंद्रमा की संख्या कितना है, चंद्रमा की संख्या, तो चंद्रमा की संख्या एनसीईआरटी में 67 लिखा है, यानी 67 लिखा है। कहीं कहीं कोई कोई बुक में अलग भी रहता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 67 है। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, शनि के बारे में। चौथा, पांचवा, छठा होगा नहीं, शनि। शनि के बारे में जानेंगे कि शनि जो होता है सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह होता है, सुंदर ग्रह होता है। दूरी के अनुसार कैमा होता है, तो ये होता है छठा, दूरी के अनुसार छठा नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा की संख्या कितना है, तो चंद्रमा की संख्या है 62। यहाँ पे चंद्रमा की संख्या कितना है, 62 है। सबसे अधिक चंद्रमा की संख्या बृहस्पति पर है, इसके बाद किस पर है, इसके बाद यहाँ पे शनि पे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे यूरेनस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस जो है वो 7वां नंबर पे ये ग्रह आता है, ठीक है। सूरज के दूरी के अनुसार यूरेनस जो है वो 7वां नंबर पर आता है, यूरेनस, ठीक है। तो ये 7वां नंबर पर 7वां ग्रह है सूरज के दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार, ठीक है। ये 7वां नंबर पर आता है, क्या नंबर पर आता है, 7वां नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें हमको इतना ही पढ़ना है। आगे हम लोग 8वां लास्ट नंबर, 8वां नंबर में नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। तो नेपच्यून जो है सबसे अंतिम ग्रह है, दूरी के अनुसार, सूरज के दूरी के अनुसार जो है सबसे लास्ट ग्रह है, लास्ट ग्रह है, ठीक है। और एक चीज और हम लोग को जानकारी इसके बारे में कि ये जो है पूरा ग्रह में चौथा बड़ा ग्रह है। क्या बड़ा ग्रह है, चौथा बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, इसके बाद क्या आता है, शनि, इसके बाद आता है यूरेनस, ठीक है। ये आकार के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, यूरेनस है, इसके बाद चौथा नंबर पर नेपच्यून, 5वां नंबर पर अपना पृथ्वी, 6वां नंबर पे आता है आपका
शुक्र, इसके बाद आता है मंगल, इसके बाद सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे कि एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, जिसमें खगोलीयविद लोग बैठक किए थे 2006 ईस्वी में। बोना ग्रह जिसको कहा गया, जिसका नाम था प्लूटो, नौवां जो ग्रह था जिसका नाम क्या था, प्लूटो। इसको 2006 में इस ग्रह को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये दिखने में छोटा था और सूरज से काफी दूर था, इसीलिए इस ग्रह को इस लिस्ट से हटा दिया गया बौना ग्रह कह करके। अगर आपसे पूछते कि बौना ग्रह किस ग्रह को संज्ञा दी गई है, तो प्लूटो को। ठीक है। और इसे कब हटाया गया ग्रह की श्रेणी से, इसे हटाया गया 2006 में, क्योंकि यह बहुत छोटा भी था और बहुत दूर भी था। यानी कि हमारा जो चंद्रमा दिखता है वो चंद्रमा से भी ये छोटा था, इसीलिए इसे 2006 में हटा दिया गया। ओके। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक चीज छूट गया था भूभाग के बारे में। जिस समय हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे उस समय एक चीज छूट गया हमें, भूभाग के बारे में। तो भूभाग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। भूभाग दोस्तों, भूभाग जो होता है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तो दिखने में तो गोल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चपटा होता है। क्या होता है, चपटा होता है यहाँ पे। ठीक है। यानी पृथ्वी पूरा रूप से गोल नहीं होती है, थोड़ा ध्रुव पर चपटा होती है। अब ध्रुव क्या होता है, ध्रुव यह है यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा। पृथ्वी का दो ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब उत्तर का मतलब होता है कि ऊपर में जो भी हिस्सा होगा उत्तर होगा, नीचे का जो भी हिस्सा होगा दक्षिण होगा, इधर में पश्चिम होगा और इधर में पूरब होगा। ठीक है। तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव पर थोड़ा सा चपटा होता है। इस चपटे भाग को ही क्या कहते हैं हम लोग, भूभाग कहते हैं। क्या कहेंगे, भूभाग कहते हैं। ठीक है। और इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा गया है। कौन सा ग्रह कहा गया है, नीला ग्रह। नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी है। ठीक है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है दोस्तों, तो ये छोटा होता है, ग्रह से छोटा होता है और ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मंगल ग्रह, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति के बीच में। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन आएगा और ये बहुत बार कंपैरेटिव एग्जाम में ये पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होता है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये दो क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उल्का के बारे में। उल्का क्या होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप गर्मी के समय में छत पे सोए होंगे तो कुछ ऊपर से जलते हुए गिरता हुआ नजर आया होगा। ठीक है, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं। उल्का क्या होता है, तो जब दो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज यानी हैवी बॉडीज, हैवी ग्रह हो या तारे हो, आपस में टकराते हैं तो उसके घर्षण से वो टूट करके और जलता हुआ नीचे की ओर गिरता है। ठीक है। तो ये तारों के घर्षण से, ठीक है, तारों के घर्षण से टूटकर, ठीक है, टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। और ये जब नीचे गिर जाती है, ये जब नीचे गिरती है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये जब नीचे गिरती है तो इसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं, उल्का पिंड। पिंड मतलब वस्तु, यानी उल्का वस्तु यानी ऊपर से गिरी हुई वस्तु इसको
कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आकाश गंगा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटा लेते हैं। आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या होती है दोस्तों? तो ये सफेद तारों का समूह होता है, यानी सफेद बहुत सारे तारों का ये समूह होता है। सफेद बहुत सारे तारों का ये समूह होता है। ठीक है, जिससे प्राचीन में जो लोग रहते थे, जिसको गंगा से तुलना किया गया था। ठीक है, प्राचीन जो लोग थे वो गंगा से तुलना किए थे कि ये एक तारों का समूह है जो नदी की तरह ये बह रही है, जिसे हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड, तो दोस्तों लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर के, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी आकाश गंगा को मिलने से ही क्या बनता है, ब्रह्मांड मिलता है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में कई सूर्य होते हैं, कई तारे होते हैं, जिनका समूह को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, उपग्रह के बारे में। उपग्रह, दोस्तों उपग्रह क्या होता है? तो ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। आया समझ में? अगर आपसे पूछ दे उपग्रह क्या होता है, तो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक, और एक होता है मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है दोस्तों? तो जैसे हो गया चंद्रमा, पृथ्वी का क्या हो गया, चंद्रमा, ये प्राकृतिक उपग्रह है। जिस समय ग्रह का निर्माण हुआ था उसी समय इन चंद्रमा को भी निर्माण हुआ होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। यानी इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, यानी मानव द्वारा ये निर्मित नहीं किया गया था। इसको हम लोग चंद्रमा नाम दिए और इसे हम लोग उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? तो ये मनुष्य द्वारा यानी मानव द्वारा जो बनाया गया उपग्रह होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। जैसे हम लोग का ब्रह्मांड को जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो कि ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं जिसका नाम है एडुसैट। क्या नाम है? एडुसैट हो गया, एडुसैट हो गया, इनसैट हो गया, RSS हो गया, RRS हो गया, RRS हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं जिसके माध्यम से हम मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भी हम लोग आज मोबाइल से हम लोग बात करते हैं और जितने भी नेटवर्क वाला जो काम होता है वे सभी उपग्रह से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर कहें और मैं उसका जो त्रुटि होगा उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने माँ बाप के सपना पूरा कर सके और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।